हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोगों का जो एफएम वाला चैप्टर था डिविडेंड पॉलिसी, उसका दूसरा क्लास है। ठीक है, आप लोग से जब पूछे हम तो कॉमन प्रॉब्लम आया क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8। बाकी लोग जो नहीं बताया हम कुछ नहीं कर सकते। ये 4, 7 और 8 हम डिस्कस कर मतलब बना देंगे, ज़्यादा देर हमको बनाने में लगेगा नहीं। और आज ही हम लोग नया मॉडल डिस्कस करेंगे, गॉर्डन मॉडल। वॉर्डन मॉडल तो हो गया था। ठीक है, तो पहले ना क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना था? 4 नंबर। हाँ, तो 4 नंबर एक बार देख लो तुम लोग। जेड कंपनी लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ कितना? 10 लाख रुपया। ठीक है, $10 लाख इन्वेस्टमेंट है उसका, और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो 100 ईच करके। तो अच्छा मान के चलो, अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है और 100 रुपये उसका कीमत है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, मतलब हो गया कितना? 10,000। ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाई 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10,000। सही है। फिर बोल रहा है ना, द प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ द कंपनी इज 16% और पे आउट रेशियो इज 80%। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब भी बोलेगा ना, तो समझ लेना कि वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। और पे आउट रेशियो मतलब कितना वो डिविडेंड पे करता है, तो 80% डिविडेंड वो पे कर रहा है फिलहाल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब के है 10% और आर आपका कितना है? 16% है। तो आर ज़्यादा है और के क्या है? कम है। तुमसे अगर पूछा जाएगा कि इसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे क्या कि कौन सा फॉर्म है, ग्रोथ फॉर्म है कि डिक्लाइनिंग फॉर्म है कि नॉर्मल फॉर्म है। अगर वो ग्रोथ फॉर्म है तो उसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? 0 इन द सेंस कि डिविडेंड कुछ भी नहीं देगा, सारा का सारा पैसा वो री इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ हम लोगों का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 16% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 10% है। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0%। ठीक है, यानी डी विल बी 0। ठीक है, मगर ये ऑप्टिमम पूछा रहेगा तब ना, अगर बोले कि फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तब तो फिर वहाँ ऑप्टिमम देखने का जरूरत है नहीं। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसी हिसाब से आप क्या कीजिएगा, सम्स को सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 80% है। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 80% है, मतलब आपका डी जो है वो 0 नहीं है। अगर 10 रुपये डिविडेंड होगा तो उसमें 8 रुपये डिविडेंड पे कर रहा है। 10 डिविडेंड में बोले मतलब क्या, 10 रुपया अगर अर्निंग होगा तो 8 रुपया वो क्या करेगा? डिविडेंड पे करेगा। तो यहाँ डी हो जाएगा 8 रुपया इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, आगे व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर्स एज पर वॉल्टर मॉडल। चलो ठीक है, डू यू कंसीडर, अच्छा यहाँ तो पूछ लिया व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस पर शेयर्स एज पर वॉल्टर मॉडल। तो पहले उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए, मतलब उस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब 80% डिविडेंड के हिसाब से आपको निकालना है। ठीक, आगे बोला कि डू यू कंसीडर द गिवन पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। हम तो पहले जवाब दे दिए कि इसका जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से है ना, और डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम क्या होना चाहिए? 0। ठीक, बस। तो हम लोग 2 चीज़ पूछा गया है कि आपसे पूछा गया क्या कि फाइंड आउट द मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, तो निकल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि क्या ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि नहीं ये ऑप्टिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर जो है वो के से क्या है? ज़्यादा है, तो इसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? 0% होगा। और उसी हिसाब से फिर एक बार और आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार आपको डी 0 लेके भी निकालना है और एक बार डी आपको 80% के हिसाब से भी निकालना है, 2 बार निकालना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग डिविडेंड बाद में निकालेंगे, हम लोग ये देख लेते हैं कि पूरा अर्निंग कितना है, और पूरा अर्निंग के बाद वो अर्निंग पर शेयर कितना है। अगर हम तुमको ये बोलें कि 10 लाख हम इन्वेस्ट किए और उस 10 लाख इन्वेस्टमेंट से हम लोग 8% कमा सकते हैं, तो 8% कमाएं, 8% है नहीं 16%। अगर 16% कमा सकते हैं तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, 16% हम कमाएंगे, तो मेरा टोटल अर्निंग कितना होगा? 1,60,000। और टोटल अर्निंग 1,60,000 होगा तो उसका ईपीएस कितना होगा? 1,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आ गया मेरा ईपीएस। अब जैसे ईपीएस आएगा उसका 80% क्या होगा? डी, मतलब डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर्स। तो उसी को पहले निकाल लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 10 लाख, ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आर कितना दिया हुआ है? 16%। और के कितना है? के आपका है 10%, ठीक है। तो हम इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से टोटल अर्निंग निकाल सकते हैं कि टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म कितना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इन द सेंस कि 16%, तो कितना होगा? 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ अगर अर्निंग पर शेयर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? अर्निंग पर शेयर इन द सेंस यहाँ आप ई निकाल रहे हो, फॉर्मूला का जो इंफॉर्मेशन है ना ई, तो ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो कैसे निकलेगा? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितना था? आप ना इंफॉर्मेशन में ये भी निकाल लीजिएगा, इसको बाद में निकालिएगा, मेरा जगह नहीं इसलिए हम लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा? 10 लाख डिवाइड बाय एक शेयर का कीमत कितना आएगा? 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो अब 1,60,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स कितना आया? 16 रुपया। तो डी कितना है यहाँ पे? 16 का कितना परसेंट? 80%। तो कितना होगा? 16 इंटू 80%, 12 रुपया 80 पैसा, ठीक। ये डी आ गया, डिविडेंड पर शेयर्स। तो अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग बना ले रहे हैं कि हेंस P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी प्लस आर बाय के, ई माइनस क्या होता है? डी होल डिवाइडेड बाय के। डी का जगह में कितना बैठेगा? 12 रुपया 80 पैसा। आर के जगह में कितना बैठेगा? 0.16 क्योंकि 16% है। और के का जगह कितना बैठेगा? 0.1। ब्रैकेट में ई कितना था? 16 रुपया। और डिविडेंड पर शेयर कितना था? 12 रुपया 80 पैसा, होल डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आइए सॉल्व करिए। पहले 0.16 डिवाइड बाय 0.1 तो आया कितना? 1.6। तो 12 रुपया 80 पैसा प्लस 1.6 इंटू 16 माइनस 12 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा डिवाइड बाय 0.1 और इक्वल टू। अब यहाँ जो है 12 रुपया 80 पैसा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.6 इंटू 3.2 प्लस 12.8, 17.92 डिवाइड बाय 0.1। तो डिवाइड बाय 0.1 तो कितना है आंसर? 179.2। एक ये आंसर आया वॉल्टर के हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिमम के हिसाब से निकालेंगे। ऑप्टिमम क्यों? क्योंकि पूछा है डू यू कंसीडर कि दिस इज द ऑप्टिमम सिचुएशन। तो हम क्या बोलेंगे? क्या कि नहीं, ये ऑप्टिमम नहीं है। क्यों ऑप्टिमम नहीं है? क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के। तो आर मेरा के से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नोट, सिंस आर इज ग्रेटर देन क्या? के, सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी क्या होगा? 0। तो यानी यहाँ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में कितना होगा? P0 इज इक्वल 0 टू क्या हो जाएगा? P0 प्लस आर बाई के ई माइनस डी, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई के। डी में 0 बैठेगा, आर में 0.16, के में 0.1, ई में 16 रुपया और डी में 0 आएगा, ठीक है, के 0.1। इसको सॉल्व करते हैं, सेम चीज़।
तो 1.6 इसको डिवाइड किए तब इंटू 16 रुपया है ना 0.1, तो 1.6 इंटू 16 रुपया डिवाइडेड बाई 0.1, तो कितना आ गया 256 रुपया आंसर। 2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर दिए। अब आप लोगों का क्वेरीज था क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले मिटा ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अ कंपनी हैज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। द कंपनी एक्सपेक्ट इट्स अर्निंग एट कितना 6 लाख। यहाँ अर्निंग दे दिया हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं निकालने का। हाँ, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जाता, ज़रूरत पड़ता अगर, तो आराम से निकाल सकते थे। आप ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ज़रूरत तब समझोगे जब सवाल में आर मिस रहेगा। क्यों आर मिस रहेगा? क्योंकि अगर सवाल में रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर आप आर निकालने का जरिया भी जानते हो। क्या है उसका जरिया? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल अर्निंग तो मालूम है 6 लाख दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू इक्विटी शेयर्स का पर कीमत, तो 1 लाख इंटू 100 ये 10, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। तो आप रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे? 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा जो भी रेट आना चाहिए आने का रहेगा, ठीक है। मगर हम लोग ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ अर्निंग दे दिया हुआ है और आगे चल के आपको आर भी मिल जाएगा। तो 6 लाख कमाया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है आपका 10%। यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर मॉडल को यूज़ करते हुए व्हाट डिविडेंड पॉलिसी वुड यू रिकमेंड व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 8% एंड 12%। आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स इफ़ योर रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड। मतलब ये है कि आपके पास 2-3 सिनेरियो रखा गया। क्या सिनेरियो रखा गया? कि रेट ऑफ रिटर्न एक बार 8% है और एक बार 12% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 10%। टोटल अर्निंग आपका कितना है? 6 लाख है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कि मार्केट प्राइस पर शेयर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, और उसका वजह भी बताइएगा कि क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। वजह के साथ साथ आप अपना आंसर भी बताइए। तो हम लोग इजीली देखेंगे पहले कि अच्छा, हमसे अगर जब पूछा जाएगा तो हम तो भाई ऑप्टिमम बताएंगे, अगर आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी ऑप्टिमम ही बताइएगा। तो ऑप्टिमम देखने के लिए आप क्या देखते हो? 2 चीज़, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो आप ऑप्टिमम क्या सोचते हो कि यहाँ डिविडेंड नहीं देना चाहिए, वहाँ डी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और उल्टा, अगर मान कर चलो आपका आर कम है और के ज़्यादा है, तो वहाँ फिर आप क्या सोचोगे कि मेरा ऑप्टिमम क्या होना चाहिए? वहाँ पे डी 100% होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डिविडेंड सारा दे दो, इन्वेस्ट मत करो। यही 2 चीज़ तो है, और यही 2 चीज़ को आपको पूछा गया है। तो अगर हम जवाब दें अगर पहला सिचुएशन के हिसाब से, तो आपका आर कितना 8% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है आपका 10% है। तो 8% आपका रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसमें बताओ कि क्या ऑप्टिमम होना चाहिए? डी 100% होना चाहिए कि 0 होना चाहिए? तो फिर आप खुद सोचोगे कि यहाँ आर कम है और के ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ डी होना चाहिए पूरा का पूरा 100%। पूरा आप डिविडेंड दो, रखो मत पैसा। डी 100% मतलब यहाँ ये हो रहा है कि पैसा बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो नुकसान है, इसको हम शेयर होल्डर को दे देंगे तो नुकसान से तो बच सकते हैं। तो उस वक्त मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम हो जाएगा। When D will be 100%, then the value of shares will be maximum। ये चीज़ आपको देखना है R और K को कंपेयर करके। सेकंड सिनेरियो में क्या बोल रहे हैं आप कि यहाँ देखो कि 12% है आपका R और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है आपका 10%। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाएगा कि ऑप्टिमम कितना हो D, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ D होना चाहिए 0। डिविडेंड नहीं देंगे क्योंकि यहाँ मेरा R ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट मेरा कम लग रहा है, तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे।
बस। तो एक बार डी को 0 लेके बनाना है और एक बार डी को 100% लेके बनाना है, यही तो है सवाल में। चलो बनाते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग किसके हिसाब से बनाएंगे, हम लोग 8% के हिसाब से, ठीक है ना। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले 1 के हिसाब से, ठीक है ना। टोटल अर्निंग कितना दिया हुआ है, टोटल अर्निंग दिया हुआ है आपका 6 लाख, है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये 1 लाख शेयर्स। अच्छा ये रुपीस में या साइन दे दे रहे क्योंकि दोनों एक सेम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। 6 लाख और 1 लाख। तो बताओ अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस कैसे आएगा, 6 लाख डिवाइड बाय कितना 1 लाख, तो यहाँ कितना होगा 6 रुपया। एक चीज़ तो ई निकल गया। दूसरी बात के सवाल में दिया हुआ है कितना, 10% बोलो या फिर 0.1 बोलो, बात तो एक है, ठीक है। के आ गया, ई आ गया। अब डी निकालना है, डी आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ आर लिख दे रहे हैं। R1 में कितना था आपका, R1 में था 8%, 8% मतलब 0.08। अब हम लोग नोट लिखेंगे, सिंस R इज लेस देन क्या के, सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल भी क्या होगा 100%। क्या होगा 100%, मतलब यहाँ देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू ई, जो कमाए वो दे दो, ठीक है ना। तो 6 रुपया का 100% मतलब कितना होता है, एग्जैक्ट 6 रुपया। डी भी 6, ई भी 6, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा, तो देयरफॉर P0 इज इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई के। सॉल्व करें इसको, डी में कितना बैठेगा 6, आर में कितना 0.08, के में कितना 0.1, ई कितना था 6 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 0.1। सॉल्व करो इसको, 6 0.8 डिवाइड बाय 0.1 80 पैसा। 80 पैसा इंटू 0 तो 0, तो 6 प्लस 0 मतलब 0 हो गया, डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 60 रुपया एक आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया एक ठो आंसर। दूसरा यहाँ बोला था क्या कि आर एक बार कितना होगा 12% होगा, तो आर 12% लेकर बनाएंगे। चलो इसी में बना दे रहे हैं हम, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, मतलब आर ए के आपका 10% होगा, ई आपका सेम होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ई कितना होगा, यहाँ पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ई कितना है मेरा दिया हुआ है 6 रुपया, के कितना दिया हुआ है 0.1, आर कितना होगा यहाँ 12% ऑब्लिक 0.12। अब फिर सिंस वही लिखेंगे, सिंस आर इज ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन क्या के, सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कितना होगा 0। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ डी था आपका कितना 100% और यहाँ डी आपका 0 है, ठीक है। तो अब इस जगह में P0 का वैल्यू निकालेंगे, तो P0 इज इक्वल टू क्या होगा डी प्लस आर बाई के ई माइनस क्या होगा डी। बार बार फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद होगा, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको फॉर्मूला हमेशा ही लिखना है, अगर एक केस रहे या 10 केस रहे आपको फॉर्मूला हमेशा लिख के आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली बैठा दिए। तो डी कितना है, डी आपका 0 है, प्लस आर कितना है, अच्छा यहाँ डिवाइड बाय के नहीं दिए ना, डी 0 है, आर 0.12 0.1, ई था कितना था 6 रुपया माइनस 0 होल डिवाइड बाय 0.1। सॉल्व किए इसको,
0.12 दबा 12 डिवाइड बाई 0.1, तो 1.2 इंटू 6 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। तो इंटू 6 7.2, 7.2 डिवाइड बाई 0.1 कितना है 72। एक तो ये आंसर आ गया, मतलब एक तो आंसर ये है आपका, आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से एक तो आंसर ये है। ये कौन सा क्वेश्चन का था? क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको भी आप। डन, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, समझ में आ रहा है तो सबको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यूजिंग वॉल्टर मॉडल, ठीक है। अर्निंग ऑफ द कंपनी, मतलब अर्निंग मतलब पूरा कंपनी का टोटल अर्निंग दिया हुआ है 5 लाख, डिविडेंड टोटल दिया हुआ है 3 लाख। तो ई नहीं है, ये ई निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करना पड़ेगा, और डी नहीं है, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ई निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा। ज़रूरत सिर्फ हमको है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। तो एक बार नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा तो डिवाइड करके हम लोग ई भी निकाल लेंगे और डी भी निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया हुआ तो जो ज़रूरत है। देखो प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो शॉर्टकट में बोले थे, आपको पता होगा लास्ट क्लास में ये बोला गया था कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका निकालने का तरीका एकदम सिंपल है, 1/PE रेशियो। 1/PE रेशियो का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ आपका पीई रेशियो कितना दिया हुआ है 8, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा 1/8, तो 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 0.125, मतलब 12.5% आ गया, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी के भी मिल गया हमको, और आर कितना दिया हुआ है 15%, हो गया सम सॉल्व, सिंपल, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, आप सेटिस्फाइड हैं डिविडेंड पॉलिसी? अगर नहीं है तो फिर आगे आप पूछा जा रहा है क्या, इफ़ नॉट देन व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, वही होगा 0%। क्यों? आर ज़्यादा है और के कम है, तो डी कितना होगा 0 होगा। तो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाना है और एक बार आपका ऑप्टिमम के हिसाब से बनाना है। गिवन में मेरा मैं डी आपका कितना होगा, वही 3 रुपया होगा। क्यों 3 रुपया होगा? क्योंकि आपका डिविडेंड टोटल दिया हुआ 3 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ 1 लाख, तो आप डिवाइड करोगे तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा 3 रुपया आएगा। तो डी एक बार आपका 3 रुपया आएगा, तो उसके हिसाब से एक बार शेयर का वैल्यू निकालिएगा और एक बार आपको ऑप्टिमम के हिसाब से निकालना है। ये 2 चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल, ठीक है। आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो इसको भी बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ टोटल अर्निंग दिया हुआ है, टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 5 लाख शायद, ठीक है ना। $5 लाख, ठीक है। और तो हम लोग अर्निंग पर शेयर भी तो निकाल सकते हैं, ईपीएस। ईपीएस मतलब ई 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना रुपया 1 लाख, कितना आएगा 5 रुपया, ये आ गया। अच्छा टोटल डिविडेंड दिया हुआ है कितना रुपया 3 लाख, तो डिविडेंड पर शेयर मतलब डी कितना आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आएगा 3 रुपया, ठीक। अच्छा डी आ गया। आर 15% दिया हुआ है, ठीक है ना, 15% दिया हुआ है, तो 15% को हम लोग 0.15 भी लिख सकते हैं। और के का मतलब क्या था 1/PE रेशियो, 1/PE रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो, तो 1/8 मतलब 0.125, ठीक है। ये आ गया के।
तो हम लोग पहले P0 निकाल ले रहे हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। D प्लस आर बाई के, ई माइनस क्या था, D था, होल डिवाइडेड बाई क्या था, K। D में कितना बैठेगा 3, R में कितना 0.15, K में कितना बैठेगा 0.125, अर्निंग में कितना था 5 और D में कितना था 3। सॉल्व करेंगे इसको तो फिर आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 0.125, ठीक है। 0.15 डिवाइड बाई 0.125, 3 रुपया प्लस 1.2 इंटू 2, ठीक है, 0.125, 1.2 इंटू 2 प्लस 3, 5 रुपया 40, 0.125 डिवाइड बाय 0.125 कितना है 43.2। ये आंसर आ गया। और एक बार ऑप्टिमम से वही दे रहे हैं, सिंस आर इज ग्रेटर देन क्या के, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन के, सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0, विल बी 0। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आप निकालो डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के, डी इज कितना 0.15 0.125, ई कितना है 5 रुपया माइनस 0 रुपया होल डिवाइड बाई 0.125। सॉल्व करेंगे इसको सेम जैसे यहाँ आया था, डिवाइड करने के बाद कितना आया था 1.2, ये लेंगे 1.2 इंटू 5 0.125, ठीक है, 1.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 125, 48 आंसर, ठीक है, ठीक, आंसर भी आ गया। आई होप सारा सम्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जो है हम लोग जो दूसरा टॉपिक है, एक क्लास में एक टॉपिक बोले थे होगा, तो वॉल्टर हो गया, अब गॉर्डन करना है हम लोग को। जो गॉर्डन करना है हम लोगों को, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि रिपीट हो रहा है, वॉल्टर को रिपीट कर रहे हैं, बट फार्मूला बदल के, फार्मूला कुछ अलग होगा और हाँ जी आइए, तो हम लोग ना अभी स्टार्ट करेंगे गॉर्डन मॉडल, ठीक है। और जैसा कि हम आपको बताएं कि वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल दोनों एकदम सेम है, सिमिलर है, थोड़ा सा फ़र्क किस चीज़ का है, फॉर्मूला का। आप एक बार ना अपना बुक में
जब भी ये थ्योरी डिस्कस होगा ना तो किताब सामने रखोगे और थोड़ा सा देखोगे कि इसमें क्या बोला है। हम क्या बोले थे कि डिविडेंड पॉलिसी में हमेशा दो बात पे डिस्कस किया जाता है कि जो भी हम लोग कमाए हैं उस टोटल अर्निंग को क्या किया जाए, क्या इसको डिविडेंड के नाम पे बांट दिया जाए या फिर दोबारा से इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए। इसी में हम लोग का ये चर्चा चल रहा था। अब अगर मान के चलो इस चीज़ में अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो फिर दो मॉडल को आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। और दो मॉडल में से एक तो गॉर्डन मॉडल था, एक तो वॉल्टर मॉडल था, ठीक है। वॉल्टर मॉडल डिस्कस्ड हो चुका ऑलरेडी, गॉर्डन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वॉल्टर जो है वो अपना अजम्पशंस में क्या बोला था कि अगर कोई डिविडेंड पॉलिसी में अपना डिविडेंड का रोल इस वैल्यू ऑफ शेयर्स में अगर मान के चलो इन्वॉल्व करवाता है तो वहाँ देखना ये पड़ता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फर्म का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मकसद है। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट ये है कि उसका फर्म का जो नेटवर्थ है या फर्म का जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है अगर मैक्सिमाइज करना है तो फिर डिविडेंड जो है वो इफेक्ट करेगा। मतलब ये मानना है वॉल्टर का और गॉर्डन का। मतलब वॉल्टर और गॉर्डन दोनों ही ये बात से एग्री किया कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, मार्केट प्राइस पर शेयर्स को। मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर्स बढ़ना या घटना किसकी वजह से हो सकता है, आपका डिविडेंड पॉलिसी की वजह से हो सकता है। यानी डिविडेंड के वजह से आपका ज़रूर इफेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर। ये भी वही बोला, गॉर्डन भी बोला कि हाँ सही बात है एकदम कि डिविडेंड पॉलिसी जो है एकदम इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स का। यानी वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, फ्रॉम किससे, डिविडेंड पॉलिसी। यानी डिविडेंड पॉलिसी मस्ट अफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि उसका अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अलग से थ्योरी में अजम्पशंस भी पूछता है, हम लास्ट क्लास में बोले थे अभी भी बोल रहे हैं कि जो 5 पॉइंट उसका अजम्पशन दिया हुआ ना उसको आप हमेशा याद कर लोगे या फिर उसको पढ़ लोगे अच्छे से। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बहुत स्पीड में क्योंकि थ्योरी के लिए अलग से हम आपको नोट्स दिए तो देंगे नहीं तो फिर आपको बुक रिफ़र करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और रिफ़र करवा भी दिए तो ऑलरेडी। पहला देखो इसका अजम्पशंस क्या है, द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। इक्विटी फर्म मतलब उसका जो कैपिटल का जो सोर्स है वो सिर्फ इक्विटी पे ही बेस्ड है। मतलब उसका कोई डिवेंचर्स नहीं है, ना ही उसका कोई प्रेफरेंस शेयर्स है। मतलब एक तरह का ये इक्विटी ओरिएंटेड फर्म है, ठीक है ना। दूसरी बात, ओनली रिटेन अर्निंग्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नो एक्सटर्नल फंड्स इज़ अवेलेबल। मतलब बाहर से अब कोई पैसा नहीं आने का उम्मीद है, ये अजम्पशंस किया गया है। जो भी पैसा अगर इन्वेस्ट करना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग का ही पैसा हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब रिटेन अर्निंग विल बी यूज एज द सोर्स ऑफ फंड। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अजम्पशन है पहला कि जो अदर सोर्सेस है जैसे डिवेंचर है, प्रेफरेंस है या फिर और कोई फ्रेश इक्विटी शेयर्स है वो सब अब्सेंस है यहाँ पे। मतलब अभी यहाँ हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए क्या पैसा यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अर्निंग ही यूज़ करेंगे। ये पहला अजम्पशन हो गया इसका। दूसरा, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जहाँ बात करेगा मतलब समझ लेना कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि आर यानी रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के आर कांस्टेंट। आर और के क्या रहे, कांस्टेंट। बट यहाँ कांस्टेंट बोलने का मतलब यहाँ ये है ना कि जब एक बार आप डिसीजन ले लिए तो आने वाले टाइम में भी वो कांस्टेंट रहेगा। मगर डिसीजन लेने के लिए आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ना पिछला जो वाटर मॉडल में डिस्कस किए तो वहाँ भी अजम्पशन ये सेम था कि आर और के कांस्टेंट रहेगा। मगर हम लोग क्या देख रहे थे कि आर का भी बदल रहा था। क्यों बदल रहा था, क्योंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं आगे आने वाला टाइम के लिए सोच रहे हैं कि क्या बेहतर होगा। तो हम सोचते वक्त डिविडेंड पॉलिसी बनाते वक्त इसको ऑल्टर कर सकते हैं। बट जैसे ही एक बार ये पॉलिसी बन गया, जैसे ही एक बार ये प्लानिंग बन गया तो उस प्लानिंग के तहत में जो आर या के तय हुआ तो आने वाला टाइम में भी वही रहेगा, ठीक है ना। मतलब आप जब प्लान बनाते हो तो वहाँ ना डिफरेंट ऑल्टरनेटिव तैयार करते हो। आप 3-4 तरह का ऑल्टरनेटिव तैयार हुआ A B C, ठीक है ना। अब A B C में सबसे जो बेहतर प्लान हो वो आप सिलेक्ट कर लिए। तो जो प्लान आप सिलेक्ट किए या फिर जो ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट किए उसके तहत जो R आया या K आया वो आने वाला टाइम में भी वही कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ गॉर्डन में भी वही बोला है कि R एंड K मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। बट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग ये बदल सकता है, ठीक है ना। आगे, द फर्म हैज़ एन इनफाइनाइट लाइफ या परपेचुअल लाइफ। मतलब ये फर्म का जो भी लाइफ है वो सीमित टाइम के लिए नहीं है, फिक्स टाइम के लिए नहीं है।
अनलिमिटेड है, मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, मतलब गोइंग कंसर्न। हम लोग अकाउंटिंग का भी फंडामेंटल एजम्पशन है। अकाउंटिंग का फंडामेंटल एजम्पशन क्या है कि मेरा फर्म जब भी स्टार्ट होगा तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए क्या रहेगा, चलता रहेगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा कंपनी जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फंडामेंटल एजम्पशन फॉलो नहीं करता है, मतलब फिर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वो उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना। तो जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है या फर्म स्टार्ट होता है तो उसका मकसद ही यही होना चाहिए कि वो परपेचुअल लाइफ के लिए चलता रहे, मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए वो चलता रहे। तो ये इसका एक ठो एजम्पशंस हो गया, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब यहाँ इस फॉर्मूला के लिए एग्जिस्ट नहीं रहेगा। वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स के बिना तो कोई कंपनी चल नहीं सकता, तो वो तो रहता ही है, इसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला के पर्पज़ के लिए, क्योंकि कंपलसरी चीज़ है तो कंपलसरी चीज़ को ना डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसको एग्जिट मत करो। वो तो चाहे 12% आपका रेट रहे या फिर 50% रहे, आपका कॉर्पोरेट टैक्स तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ फिलहाल फॉर्मूला में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बोल दिया है, ठीक है ना। रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड अपॉन द रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब एक बार रिटेंशन रेशियो डिसाइड कर लिया जाएगा तो आने वाला टाइम में वही आर का जैसे यहाँ भी कॉन्सेप्ट हो गया। जो बी है, बी को बोला जाता है रिटेंशन रेशियो, ये कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा, जब एक बार आप डिसीजन ले लोगे तब। डिसीजन लेने से पहले ये ऑल्टर हो सकता है बट उसके बाद नहीं। जैसे हम आपको बोलेंगे क्या, रिटेंशन एक बार 80% करो, रिटेंशन एक बार, रिटेंशन मतलब क्या हो रहा है मालूम है कि अगर आप 10 रुपया कमाएं तो 10 रुपया कमाएं तो उसमें से आप कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हो और कितना पैसा आप डिविडेंड के नाम पे बांटना चाहते हो। अगर आप 10 रुपया पूरा का पूरा रिटेन करना चाहते हो, मतलब आपका रिटेंशन रेशियो होगी 100%, मतलब वहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगी 0%। वहीं अगर मान के चलो रिटेंशन रेशियो आपका अगर 80% है तो फिर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 20%। या फिर सवाल में अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दे, बोला क्या कि 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो फिर आप ये समझ लेना कि रिटेंशन रेशियो 80% है। तो इस एजम्पशंस में यहाँ बी का जिक्र हो रहा है, तो बी का जिक्र हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ अगर डी दिया हुआ रहेगा तो बी निकाल लेंगे। समझ में आया। वॉल्टर में क्या था, वॉल्टर में कि वहाँ डी का जरूरत था, डी फॉर्मूला में यूज हो रहा था। यहाँ पॉसिबल है कि बी यूज हो, तो जब डी दिया हुआ रहेगा तो फिर उसका अपोजिट में क्या समझोगे कि बी निकालना है, ठीक है ना। और बी ही दिया हुआ रहेगा फिर आपको डी के बारे में सोचना नहीं है। समझ रहे हैं आप। आगे चलिए, तो यहाँ बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है डिसीजन लेने से पहले, ठीक। और यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक तो और बात आपको डिस्कस करना ये चाह रहे हैं कि रिटेंशन रेशियो अगर नहीं सवाल में दिया हुआ रहेगा तो फिर हम थोड़ा सा एक तो बात बोल दे रहे हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है मालूम है, B इज इक्वल टू होता है मतलब G प्लस G इंटू आर। अगर आप ग्रोथ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखे थे, G दिया हुआ रहता था, कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पार्ट में, ठीक है। तो अगर ग्रोथ दिया हुआ रहता था तो उसको हम G मानते थे। तो अगर G और R मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर वहाँ B आता है। तो सवाल में अगर G दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो R दिया हुआ है और G दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग B निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर B निकालना है तो फिर वहाँ G इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत B का है। तो सवाल में अगर ये नहीं दिया हुआ, अगर ये एब्सेंस है और G दिया हुआ, ये गिवन है, तो G को मल्टीप्लाई करेंगे R से तो B आ जाएगा। ये बात रहा। दूसरी बात, अगर G दिया हुआ है B दिया हुआ है, अगर G दिया हुआ है B दिया हुआ, R निकालना तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू B डिवाइड बाई G। बात समझ में आया। तो सवाल में पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा आने वाला क्वेश्चन में, या यहाँ हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मिस्ड है, सब में दिया हुआ है, बट एग्जाम में दे दिया तो हम लोग के पास क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल में ही ना बता सकते हैं आपको। तो अगर सवाल में अगर G दिया हुआ है और B दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, G मतलब गिवन, और हम सवाल में R नहीं दिया हुआ है, पहले वहाँ R निकालने का तरीका क्या था, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो R निकल जाता था। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो R निकालने का और तरीका क्या बताएं हम, R का मतलब होता है B डिवाइड बाई G। समझ में आया। और अगर B नहीं दिया हुआ है तो फिर R इंटू B, या B उल्टा बोल दिए G इंटू R। डन, ये चीज़ है पॉसिबल। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और रिटेंशन रेशियो निकालने का तरीका तो ये भी है, B इज इक्वल टू G इंटू R। आगे
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, यानी के विल बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। ये एजम्पशन है उसका कि जब भी हम लोग देखेंगे क्या कि सवाल में अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ तो के ज़्यादा ही होगा किससे, जी से, तभी वो गॉर्डन के हिसाब से है। ठीक, ख़त्म हो गया इसका एजम्पशंस। अब ना इसका फॉर्मूला कि शेयर्स का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो है ना फॉर्मूला देखोगे सवाल में भी दिया हुआ है, P इज इक्वल टू बी नहीं है, E 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के बी आर। ये 1 है, इसको 1 आप समझो, ये 1 है और ये आपका B है। ठीक, तो P मतलब हो गया आपका मार्केट प्राइस पर शेयर, E मतलब EPS अर्निंग पर शेयर, B मतलब रिटेंशन रेशियो, ठीक है, और K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, और R मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ये सब ठीक है, ये आप 5 चीज़ आप नोट कर लोगे, ये सब आपका सवाल में ज़रूरत पड़ेगा। देखोगे ना यहाँ डी का ज़रूरत नहीं पड़ा, डी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुमसे अगर हम पूछें कि यहाँ सवाल में दिया हुआ अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% सपोज, तो फिर यहाँ आपका बी मतलब होता है क्या, रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 80% है तो फिर बी मतलब रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 20%। तो ये तो 100% है, सवाल में आपका ज़्यादातर डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ रहेगा, ज़्यादातर मतलब 95% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मगर इसका यूज़ नहीं है, इसके जरिए से आपको रिटेंशन रेशियो निकालने के बारे में बोल रहा है, ये आप समझिए। ठीक है ना, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 20%। इसको अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब बी ही हो जाएगा 20%, मतलब 0.2 बैठाना है। उसमें था डी ना, तो डी 80% मतलब आप क्या करते थे, डी निकालने के लिए अर्निंग से 80% मल्टीप्लाई करते थे, तो 8 रुपये आता था, वो था आपका वॉल्टर में। बट गॉर्डन मॉडल में क्या करना है, गॉर्डन मॉडल में क्या करना है, आपको बी जो लिखना है, तो यहाँ आपको 10 से 20% मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं, आपको बी 20% मतलब 0.2 लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, याद रखोगे, नॉट इन ए न्यूमेरिकल टर्म्स बट इन ए परसेंटेज टर्म, आपको परसेंटेज के टर्म में रखना है। यहाँ रखोगे अगर 10 रुपया, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब यहाँ हो गया 10 रुपया का 20% मतलब कितना हो गया, 2 रुपया, नहीं ऐसा नहीं करना है। 20% मतलब 0.2, यस 20% मतलब 0.2 लिखना है, याद रहेगा, मतलब यहाँ बी का आप जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा वही बैठाओगे, खत्म। ठीक, तो ये फॉर्मूला का डिस्कशन था। के भी आपका वही परसेंटेज में रहेगा, परसेंटेज मतलब वही, अगर 10% 0.1 बैठेगा, आर भी परसेंटेज में रहेगा, मतलब ये भी आपका परसेंटेज में रहेगा, है ना, ये भी आपका परसेंटेज में रहेगा, ये भी आपका परसेंटेज में रहेगा, और ये आपका एब्सोल्यूट में रहेगा। परसेंटेज आपका एब्सोल्यूट में। क्लियर, मिटा रहे इसको। अच्छा, एक बात और आपको बता दे रहे, जैसे आप वॉल्टर में गए थे ना, वॉल्टर में भी 3 था, वहाँ भी था ग्रोथ, नॉर्मल, डिक्लाइनिंग, यहाँ भी सेम ग्रोथ, नॉर्मल, डिक्लाइनिंग, ये तीनों चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल है आपका। मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ फॉर्म हम लोग यहाँ भी कंसिडर करेंगे, ऑप्टिमल के बारे में जब बात करेगा ना, तो ये चीज़ यहाँ भी देखना है आपको, याद रखिएगा, एकदम सेम है हर चीज़। हम क्या बोल रहे हैं, आपका हर चीज़ सेम होगा, सिर्फ फ़र्क क्या चीज़ का है,
फ़र्क सिर्फ आपका फॉर्मूला का है, नथिंग एल्स। वहाँ भी P0 डिसाइड करना पड़ता था, यहाँ भी आप P0 ही डिसाइड करोगे, मगर फ़र्क इतना है, वहाँ आप वहाँ D प्लस आर बाई के करते थे, E माइनस डी डिवाइड बाई के, और यहाँ क्या करोगे आप E ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाई के माइनस बी इंटू आर, ये करना है, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो ग्रोथ फॉर्म के लिए क्या है यहाँ, पहले ग्रोथ फॉर्म में क्या होगा, R इज ग्रेटर देन क्या होगा, K। क्लियर हो गया? मतलब लिखने का तरीका इसका ऐसा भी हो सकता है, व्हेन R इज ग्रेटर देन क्या, K, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग, ग्रोथ फॉर्म। तो यहाँ आपका ऑप्टिमल या ऑप्टिमम लिख दे रहे हैं, ऑप्टिमल और ऑप्टिमम दोनों का मतलब सेम होता है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा आपका 0 मतलब समझ रहे हैं 0%। तो फिर हेंस यहाँ आपका रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा, 100%, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% मानते हैं, यहाँ आपका ग्रोथ फॉर्म है, क्योंकि आर क्या है, आर के से ज़्यादा है, तो हमको डिविडेंड नहीं देना है। तो डिविडेंड नहीं दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप सारा का सारा पैसा अपने पास रख रहे हो, मतलब बी वहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो याद रखना, जब ग्रोथ फॉर्म रहेगा तो वहाँ बी 1 होगा, जब तुम्हारा ग्रोथ फॉर्म होगा तो फिर वहाँ बी कितना होगा, 1 होगा, ये माइंडेड। अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आपको खुद से ये अजम्पशन करना, खुद से। ऑप्टिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम केस में तो यही रहेगा कि आर ज़्यादा है, के कम है, तो फिर वहाँ करिएगा क्या, बी को आप क्या मानोगे, 100%, मतलब बी विल बी 1, दैट्स इट। अब व्हेन आर इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, डिक्लाइनिंग फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म। तो डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 100%। तो हम लोग को तो डी का जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ बी का जरूरत है ना, और तो यहाँ और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जैसे ही देखोगे सवाल में आर कम है, के ज़्यादा है, बी 0 ले लोगे। जैसे सवाल में देखोगे क्या है कि मेरा आर ज़्यादा है और के कम है, तो फिर बी आप 1 रुपये ले लोगे, ठीक है। और वहीं थर्ड केस है, व्हेन आर इज इक्वल टू क्या, के होता है, व्हेन आर इज इक्वल टू के, तो ये कौन सा फॉर्म है, डिविडेंड दो या ना दो, ये नॉर्मल फॉर्म है। मतलब डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट व्हेन देयर इज अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। डिविडेंड पॉलिसी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ शेयर्स में जब आपको नॉर्मल फॉर्म रहेगा। मतलब आप डिविडेंड दो या ना दो, तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, थ्योरी भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब डिविडेंड पॉलिसी इररिलेवेंट है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म के लिए मतलब आर और के दोनों बराबर रहेगा, तो फिर वहाँ आपका डिविडेंड पॉलिसी जो है रिलेवेंट नहीं है। वहाँ आपका अजम्पशंस पे, अजम्पशंस क्या, आपका विल पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट करो, डिविडेंड दो, क्या करना है, जो करना है वो आप कीजिए, वो आपका मर्जी पे डिपेंड करता है। इसमें आप डिविडेंड पॉलिसी को कंसिडर नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी विल बी इंडिपेंडेंट व्हेन देयर इज अ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया? तो व्हेन आर इज ग्रेटर इक्वल टू के, तो ये नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ ऑप्टिमम क्या होगा, यहाँ ऑप्टिमम कुछ भी नहीं है, ऑप्टिमम दो या ना दो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं, लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, वो आपका मर्जी पर डिपेंड करता है। खत्म। तो ये थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या, अब इसी ग्रोथ और डिक्लाइनिंग फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म को लेते हुए एग्जाम्पल करेंगे। बट अच्छी बात तो ये है कि यहाँ आपको एग्जाम्पल पहले से क्लियर है, क्या कि यहाँ अगर B1 लेंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि वॉल्टर में भी वही था, ऑप्टिमम में वैल्यू ऑफ शेयर हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, और जब डिक्लाइनिंग में करोगे तो B0 होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम होगा। और यहाँ को फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कितना भी सिचुएशन बना लो, यहाँ शेयर का दाम एकदम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ना ऐसा कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नहीं देके एक ऐसा सम सी चुनते हैं जो एग्जाम्पल जैसा ही है, ठीक है ना, और वो सम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम
6 बनाते हैं। 2018 का पेपर है, क्वेश्चन है, तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 18, 20 हमेशा ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट रहता है सीयू में। मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है, अगर इवेनली क्वेश्चन आता है तो फिर ये 2020 में 18 का क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 18 मतलब जो है पूरा चैप्टर में यही क्वेश्चन करके गए हैं सर तो बोले इंपॉर्टेंट बस, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना। ये सब माइंड सेटअप बना के पढ़ने का नहीं है। देखो आगे चलो। द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 8। EPS अर्निंग पर शेयर 8 मतलब ई दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 10%, मतलब के कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 10%। कैपिटलाइजेशन जहाँ बोल दिया मतलब समझ लेना कि वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ। द कंपनी हैज़ बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग, मतलब बोले ना डिविडेंड लेने से पहले इसके पास 2-3 ऑप्शन रहता है। क्या क्या ऑप्शन है भाई? एक बार 50%, एक बार 75% और एक बार 100%। देखो क्या लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो। हम क्या बोले थे कि आपका सवाल में डिविडेंड पे आउट रेशियो ही दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम लोग डी का तो ज़रूरत है ही नहीं भाई, हमको ज़रूरत तो बी का है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि अगर दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% तो बी भी 0.5 ही होगा। यहाँ तो सिमिलर 50% का मामला, इसीलिए 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 0.25 क्या होगा आपका बी होगा। और वहीं आपका सी में क्या लिखा हुआ है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो फिर आपका बी क्या होगा 0 बस। तो एक बार बी है 0.5 और एक बार बी है आपका 0.25, एक बार बी कितना है 0 है। आओ ये 3 सिचुएशन हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। कंप्यूट द मार्केट प्राइस पर शेयर्स कोटेड, हाँ, एज पर गॉर्डन मॉडल इफ द कंपनी कैन अर्न। देखो यहाँ 3 आपका अलग अलग कैटेगरीज भी आ गया इसका, क्या कि व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज कितना है 15%, 10% और 5%। 15% मतलब आर ज़्यादा है क्योंकि के आपका 10% था, तो ये पहला मतलब वो आपका ग्रोथ फर्म के लिए बारे में बोल रहा है। आर है 15% और पहले के कितना था पहले 10%, तो ये ग्रोथ फर्म हो गया। दूसरा 10%, तो 10% आर है और के भी कितना था 10% था, तो ये नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा आपका 5% मतलब डिक्लाइनिंग फॉर्म है, मतलब पहला है ग्रोथ, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा क्या डिक्लाइनिंग फॉर्म। और ये तीनों फॉर्म का क्या निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है, बस खत्म हो गया। तो हम लोग ना वही सिचुएशन भी 3 है और कैटेगरीज भी 3 है, तो 3 × 3 मतलब 9 बार सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल लास्ट क्लास का जैसा हो गया, तो ये सम अब समझो, ये एग्जाम्पल समझो, बात एकदम सेम है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ए, ये बी है और ये सी है ना। यहाँ क्या था मेरा आर 0.15, ठीक है। के कितना था 0.1, सब में आर कितना है 0.1 और के कितना है, के है 0.1। यहाँ भी यहाँ क्या है आर मेरा 0.05 और के कितना 0.1 और अर्निंग सब में दिया हुआ है ई, है ना। अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ 8, 8, 8, यानी ई दिया हुआ है 8, यहाँ भी दिया हुआ है रुपीज़ देखा 8 रुपये थे ना, और यहाँ भी दिया हुआ है ई रुपीज़ कितना 8 रुपये, ठीक है। अब इधर देखते हैं, यहाँ ए डिविडेंड पे आउट रेशियो, पहला कंडीशन में क्या बोला 50%, तो देयरफॉर बी कितना हो जाएगा 0.5। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा में बी में क्या बोला था कि यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा
डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा 75%, तो आपका बी कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। और एक बार यहाँ हम लोग किसका सॉल्व करेंगे, सी का। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोला था 100%, तो यहाँ बी कितना होगा 0, बस 3 हो गया। तो ये बार इस पर सॉल्व करना है, इससे आप लोग बना लेना है फॉर्मेट अपना कॉपी में, आप लोगों को पूरा हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कितना लगता है जगह। अब हम लोग वैल्यू ऑफ सेल्स निकालते हैं। पहला में P0 इक्वल टू क्या था, E1 माइनस बी डिवाइड बाई के बी इंटू आर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर्स मतलब 8 रुपया, 1 माइनस बी मतलब बी ये बैठेगा 0.5 डिवाइड बाई कितना के मतलब कितना हो गया 0.1 माइनस बी 0.5 इंटू 0. आर कितना था 1.5, ठीक है। अब यहाँ 4 बचा ऊपर में, क्योंकि ये 1 माइनस 0.5 हो गया तो फिर मल्टीप्लाई हुआ हाफ से 8 तो 4 बचा 0.1, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.15 0.075 है ना, 4 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 0.075 तो 0.025, तो 4 डिवाइड बाई 0.025 कितना है आंसर पहला 160, एक का आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। इसका इधर कर लेते हैं। P0 इज इक्वल टू E1 माइनस बी के बी इंटू आर, ई में 8 1 माइनस 0.5, ठीक है। अब खाली बदलेगा कि इसमें आर बदलेगा, पहले आर यहाँ 0.15 था, अब यहाँ आर कितना बैठेगा 0.1 बैठेगा, और के कितना है 0.1 माइनस 0.5 इंटू 0.1, ठीक है ना, एक पॉइंट है। 4 सेम चीज़ 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.1 0.05, 4 डिवाइड बाय तो 0.1 माइनस 0.05 0.1 माइनस 0.05 सेम आया 0.05 है ना, तो 4 डिवाइड बाय 0.5 80 रुपया आया। इसको वैसे सॉल्व करोगे P0 इज इक्वल टू E माइनस 1 माइनस बी ब्रैकेट में के माइनस बी इंटू आर है ना, तो E कितना 8 हो गया 1 माइनस 0.5, सब सेम बैठेगा, खाली आर चेंज होगा इसमें, तो सेम 0.1, B कितना होगा 0.5 और R कितना होगा यहाँ 0.05, ठीक है। 4 मतलब यहाँ 0.1 माइनस 0.5 इंटू 0.05 0.025 0.1 माइनस 0.025, 4 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.025, नहीं सॉरी ये बात तो लिख दी है ऑलरेडी, 0.1 माइनस 0.025 0.075 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.075 53.33, ठीक है। ये पहला ग्रुप का आंसर हो गया। दूसरा, अब यहाँ P0 सेम बैठेगा E1 माइनस बी होल डिवाइड बाय के बी इंटू आर E8 1, अब यहाँ B बदल जाएगा,
बी यहाँ कितना बैठाएंगे 0.25, ठीक है। फिर यहाँ के 0.1, हर जगह के 0.1 होगा। फिर बी यहाँ कितना होगा 0.25 इंटू, अब यहाँ आर कितना है 0.15, ठीक है। यहाँ हम लोग 8 इंटू करते हैं 0.75, क्योंकि इसे माइनस हुआ ना, तो ये 6 आया, 0.1 बचा, माइनस 0.25 इंटू 0.15, 0.0375। अब 0.1 माइनस 0.0375, 6 डिवाइड बाय 0.0625, 6 डिवाइड बाय 0.0625, 96 आया, ठीक है। अब फिर से वहाँ क्या करना है हम लोग को, फिर यहाँ हमको आर बदलना है, के तो सेम रहेगा, बी भी सेम रहेगा, ठीक है। एक बार हम सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। ई 8 है, नहीं डायरेक्ट नहीं बैठाना, पहले बना कर दिए थे हम आपको। ई 1 माइनस बी डिवाइड बाय के बी इंटू आर, ई इज़ 8, 1 माइनस बी, बी मीन्स 0.25, ठीक है। के मीन्स 0.1 माइनस बी इज़ 0.25 इंटू कितना, आर इज़ कितना 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ आएगा 6 सिमिलरली, ठीक है। 0.1, तो 0.1 अगर यहाँ आया तो यहाँ कितना आएगा 0.25 इंटू 0.01, 0.025 सॉल्व करेंगे। अच्छा ये 0.1 माइनस 0.025, 6 डिवाइड बाय 0.075, तो 6 डिवाइड बाय 0.075 तो 80 रुपया आया। हम क्या बोले थे, नॉर्मल फॉर्म में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, डिविडेंड पॉलिसी जो इफेक्ट ही नहीं करता है किस पे, जो नॉर्मल फॉर्म होता है, मतलब आर और के कांस्टेंट बराबर रहेगा तो फिर वहाँ डिविडेंड पॉलिसी का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता, 2 मार्क्स में याद रखोगे आप। फिर इसमें भी आपको सॉल्व करना है, P0 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा E 1 माइनस बी, रिपीट करोगे बार बार फॉर्मूला, रिपीट पे ही आपको फॉर्मूला याद होगा। कोई भी एफएम का सम्स में फॉर्मूला स्किप करके डायरेक्ट वैल्यू मत बैठाना है, ठीक है ना। रिपीट पे रिपीट, आप बोर मत होना, क्योंकि बोर होने से आपका मार्क्स में नुकसान होगा, ठीक है। 8 1, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, हर चीज़ को मतलब स्किप करने की कोशिश करते हो, और वही स्किप एग्ज़ाम में स्किप हो जाता है। 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ बी कितना होगा, सेम होगा 0.25, के कितना है, के मतलब आपका 0.1 माइनस बी इज़ 0.25, आर सिर्फ बदलेगा, आर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आर 0.05, ठीक है। सेम यहाँ भी होगा 6 रुपया, और यहाँ 0.1 ही बैठाएंगे, माइनस क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 0.25 इंटू 0.05, तो कितना हो गया 0.0125, ठीक है। इक्वल टू एक बार और देते हैं, देखो हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, मतलब आपको भी ऐसे ही करना है। 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा पहले माइनस करके देख लेते हैं, 0.1 माइनस 0.0125, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, 0.1 माइनस 0.0125, 6 डिवाइड बाय 0.0875, ठीक है। बहुत पेशेंटली करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का एक ज़रा सा डेटा इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए बहुत पेशेंटली करोगे हर चीज़। ये सब जो है ना फ्रैक्शन वाला नंबर जो है काफ़ी डर लगता है, इसलिए हमेशा धीरे धीरे करोगे। 68.57, एक इसका सॉल्व कर दे रहे हैं, उसका 2 खुद से सॉल्व कर लेने का है। अच्छा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर मान के चलो यहाँ मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो का 75%, रिटेंशन रेशियो कितना है 25, ठीक है। 25 अगर मान के चलो रिटेंशन रेशियो मतलब कम रख रहे हैं, मतलब क्या हो गया
कि यहाँ डिविडेंड मेरा अगर मान के चलो ज़्यादा दिए हैं तो रिटेंशन रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो 96। और वहीं अगर मान के चलो मेरा अगर रिटेंशन रेशियो अगर ज़्यादा होता है और डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा हो गया, मतलब इसके कंपेयर में तो ज़्यादा ही ना है, तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ शेयर ज़्यादा हो गया, मतलब 160। मतलब यहाँ डिविडेंड देना हमारे लिए ना अच्छा नहीं है, पैसा रखना अच्छा मेरे लिए। अभी यहाँ देखो ना B0 है, B0 है, मतलब और यहाँ वैल्यू ऑफ शेयर गिर जाएगा, क्योंकि ग्रोथ फॉर्म में आप डिविडेंड देना प्रीफर नहीं करोगे, आप क्या प्रीफर करोगे, पैसा रखो। तो अब देखो जितना मेरा डिविडेंड बढ़ता जा रहा है तो यहाँ रिटेंशन जो घटता जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ शेयर भी घटता जा रहा है। ये ग्रोथ के लिए बात हुआ। डिक्लाइनिंग के लिए उल्टा है, पहले 53 रुपये तक कीमत था, अब देखो 68 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि डिविडेंड दो, जितना डिविडेंड दो उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा आर कम है और के ज़्यादा है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ से P0 कैसे निकलेगा, E1 माइनस क्या हो गया, B होल डिवाइडेड बाई के माइनस B इंटू आर। E इज इक्वल टू कितना 8 बैठेगा, 1 माइनस B इज का मतलब क्या हो गया 0, है ना, डिवाइड बाई के मतलब 0.1, B मतलब 0 इंटू आर मीन्स 0.15। ठीक है, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही होता है, 8 हो गया, 0.1 बचा। अच्छा 0 इंटू 15 मतलब 0 ही बचा, तो यही बचा है ना। 8 डिवाइड बाई 0.1, तो 8 डिवाइड बाई 0.1 मतलब हो गया कितना 80 रुपया। देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है और घटेगा, जितना डिविडेंड आप कहा देगा पूरा तो दे ही दिया, 80 रुपया आ गया। ऐसे तुम यहाँ करोगे। अच्छा याद रखो इसका आंसर इसका आंसर अभी भी 80 रुपया होगा, फर्क पड़ने वाला नहीं इसको ना, ये नॉर्मल फॉर्म है, चाहे कुछ भी कर लो 80 आंसर आएगा। देखना चाहो देखो, E1 माइनस B डिवाइड बाई के 1 माइनस BR। ठीक, इसके बाद यहाँ 8 रुपया 1 माइनस मतलब 0 के 1, ठीक है, 0 इंटू 0.1 सेम आ गया। 8 डिवाइड बाई कितना 0.1 मतलब कितना आ गया 80 रुपये। घुमा फिरा कर लो देखो 80 ही आएगा उसका। अब तुम लोग बोला सही तो क्यों छोड़ दिया, उसको भी कर दिया रहते। चलो ठीक है भाई, लो इसको भी कर ही दे रहे हैं, लो भी क्या याद रखोगे 1 माइनस B के B इंटू आर 8 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, और यहाँ कितना गया B मतलब 0 इंटू 0.05, तो यहाँ 8 रुपया डिवाइड बाई 0.1 कितना आएगा 80 रुपया आया। देखो 53 68 80, इसका देखो 160 96 80, ये घट रहा है और वो बढ़ रहा है। ये ग्रोथ फॉर्म का पहचान हो गया और डिक्लाइनिंग फॉर्म का पहचान हो गया। 80 80 80, ये कांस्टेंट है। देखो इसका आंसर 53 68 80, तो दिस इज योर डिक्लाइनिंग फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ग्रोथ फॉर्म हो गया। खत्म ना। तो ये आपका टोटल सम्स था क्वेश्चन नंबर 6। आप जो है ना इसका पूरा यूनिट का होमवर्क कर लो, यूनिट इन द सेंस गॉर्डन मॉडल का होमवर्क करिएगा आप। 4 नंबर लिख दे रहे हैं होमवर्क, ये साइड में लिख दे रहे हैं 4 5 भी कर लोगे। गॉर्डन का ज़्यादा सम्स नहीं है क्योंकि वॉल्टर और गॉर्डन सेम है, तो आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और 3 नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ABCDEFG मतलब समझ रहे हो, मतलब 7 इंटू 3 21 आंसर आएगा, छूने का नहीं। अगर किसी को कोई फुर्सत में टाइम मिले तो उसको बना लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बोर फील करेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MM अप्रोच करेंगे और वो आपका डिवीजन पॉलिसी का लास्ट क्लास होगा।